इन स्ट्रगल्स को एक एक्नॉलेज करें कि किस तरीके से औरतें अपना स्पेस जो है वो क्रिएट करती हैं और किस तरह की स्ट्रगल्स होती हैं उस स्पेस को क्रिएट करने में। इस तरीके के आप ये पोस्टर्स देख रहे हैं जिसमें सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख जैसी जो औरतें थी जिन्होंने लड़कियों का स्कूल जाना, यूनिवर्सिटीज जाना, ये इनफैक्ट बाहर जाना ही कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब के टाइम पर इन औरतों ने इनिशिएटिव लिया। पहला स्कूल जो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने स्टार्ट किया था, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और आहिस्ता 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 आज हम इस टाइम पर पहुंचे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लड़कियों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। इसी देश में, भारत में हजारों सालों तक महिलाओं को जलाया गया था धर्म के नाम पे। उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, किसी भी घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया गया। 1848 में सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पहला स्कूल खोलती हैं लड़कियों के लिए, और उसके बाद वो इतना संघर्ष करती हैं पढ़ने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। सारी उम्र वो संघर्ष करती रही, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो आज रंग ला रही है। उनका जो कहना है, जो उनका मैसेज है वो आज पहुंच रहा है। लड़कियां खुद आगे बढ़ के उनकी जो ये संघर्ष है उसको बढ़ा रही हैं। बाबा साहब ने अपना जो कानून मंत्री रहते हैं, हिंदू कोड बिल लाते हैं और महिलाओं को सारा अधिकार दिलाते हैं। और जब वो हिंदू कोड बिल का विरोध होता है, वो लागू नहीं होता, तो वो अपना पद तक त्याग देते हैं। तो जो उनकी कोशिश थी, जो उनका संघर्ष था, अब लड़कियों तक पहुंच रहा है। वो कॉलेज में आके उन सब चीज़ों की, अपने अधिकार की बात करने लगी हैं, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, उनके लिए वो उठ खड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ एक ग्रुप है पिंजरा तोड़ नाम से, जो DU की लड़कियां चलाती हैं और अपने अधिकारों की, अपने हकों की मांग को है वो रखती हैं। तो ये हमारे साथ है। आज हम इनके जो ये चलाती हैं पिंजरा तोड़, इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो पिंजरा तोड़ नाम आपने रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिंजरा, आप कौन सा पिंजरा आप तोड़ने की बात करती हैं? पिंजरा हम ये एक पिंजरे के बारे में डिफ़ाइन नहीं करते। पिंजरा पेट्रियार्की एक पिंजरा है, हॉस्टल रूल्स भी पिंजरा है, रोड्स भी सेफ़ नहीं है, वो भी हमारे लिए पिंजरा है। ये सब तोड़ने के लिए हमने ये लड़ाई शुरू किया था 2 साल पहले, और ये आपसे उनका जर्नी शेयर करेंगे। तो कब से इसकी शुरुआत हुई, आपने कब शुरुआत की? ये 2 साल पहले एक सर्कुलर आया था दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन, दिल्ली महिला आयोग का, जिन्होंने कहा था कि जामिया में कुछ जो रूल्स हैं जो लड़कियों के लिए अलग हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, उनका कहना था। पर हम लोग जो स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और अलग अलग कॉलेजेस में पढ़े थे, हम जानते हैं, और ये हमारे एक असलियत है हमारे जीवन की, कि ये बस जामिया में ऐसे रूल्स नहीं, ये हर जगह, मतलब देश के ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इसी तरीके का माहौल है। तो फिर हमें लगा कि अगर वो और हमने पहली बार देखा था कि कहीं पे इस बात को उठाया जा रहा है और चुनौती दी जा रही है, तो हमें लगा कि ये बस जामिया के लिए नहीं है, हर जगह के लिए। और अगर ये एक जगह गलत है तो मानना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि हर जगह गलत है। पर साथ में जब हम क्योंकि कम से कम मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में का जितना अनुभव है, पिछले 10-12 साल में हर साल ही महिला छात्राओं ने अलग अलग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये सवाल उठाए हैं। तो जब पर हमेशा ये एक कॉलेज के स्तर पे उठ करके वहीं पे सीमित हो जाते थे। तो इस बार जब हमने सोचना शुरू किया तो हमें लगा कि थोड़ी और गहराई से सोचनी चाहिए इस बात के बारे में कि दरअसल ये क्या है, सच में आप जो सवाल पूछ रहे हैं क्या है ये पिंजरे। और अलग अलग चीज़ें फिर सामने आने लगी जब छात्राओं के बीच में बातचीत भी शुरू हुई, कि एक तो है कि किस तरीके का रूल्स है, पर रूल्स तो एक मतलब सतही चीज़ है एक हिसाब से। उसके पीछे एक तरीके की सामाजिक संरचना है, घर से आने वाला दबाव है, ये बात है कि हम लोग कितने सारे चीज़ों से मतलब जूझते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच पाते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी पहुंचना ही इतना कठिन है, तो फिर वहाँ पे किस तरीके के संघर्ष हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। छात्राओं के बीच में बहुत सारे विभाजन हैं, सारी छात्राएं एक तरीके के अनुभव से नहीं आती हैं और एक तरीके का जीवन नहीं जीती हैं। तो इस तरीके की क्या मतलब यूनिवर्सिटी में किस तरीके की संरचना होगी? आपको क्या लगता है, किस तरह के विभाजन की आपने बात की, तो किस तरह की वो बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, तो आप थोड़ा उस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। किस तरह से उनको दिक्कत, अलग अलग जब वो क्लास से आती हैं तो उनको क्या दिक्कतें होती हैं? मतलब अगर आप देखें यूनिवर्सिटी में, तो ये सच बात है कि पिछले 20 साल में, मतलब तथ्य जितना बताते हैं कि 20 साल पहले यूनिवर्सिटी में छात्राओं की संख्या 12% थी,
अभी ये 45 के आसपास है। तो कुल छात्र समुदाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, पर ये जो बढ़ी है वो कौन से हिस्से से बढ़ी है? तो इसमें अगर आप देखें कि दलित बहुजन औरतें छात्राएं, उनका हिस्सा बहुत कम है, मुस्लिम औरतों का हिस्सा बहुत कम है। उसमें भी अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस लगातार बढ़ रही है। हमने देखा था, हमने एक रिपोर्ट बनाई थी छात्राओं के समस्याओं के बारे में, तो उसमें देखने को मिला था कि हर महिला जो दिल्ली में आती है पढ़ने के लिए, वो पुरुष के कंपैरिजन में 30,000 रुपये ज़्यादा सालाना भरती है। तो क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के भी छात्रावास हैं वो ज़्यादा लेट बने थे, महिलाओं के छात्रावास, और यूजीसी के जो पैसे कट गए, उनका जो बजट कटता जा रहा है लगातार, इससे जो बाद में हॉस्टल्स बने वो ज़्यादा महंगे हैं, और जो लड़कों के हॉस्टल पुराने बने थे उनका फ़ीस इस तरीके का है 30,000 40,000, जो अच्छी बात है। पर जो महिलाओं के छात्रावास बने उनकी फ़ीस 1 लाख से ऊपर इस तरीके की है। तो यूनिवर्सिटी भी महिलाओं को पिनलाइज कर रही है और हर जगह फ़ीस वगैरह बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी जो फाइनली आ पाते हैं दिल्ली जैसी जगह पढ़ने, वो कौन है जो उतना पैसा हर महीने, कोई भी छात्र यहाँ पे रहे, हर महीने उसको कम से कम 10 से 12 हज़ार देना ही पड़ता है, मतलब न्यूनतम अगर आप देखें खाना रहना मिला करके। तो कौन है जो, मतलब हमारे देश में मिनिमम वेज क्या है? अगर मिनिमम वेज 9,000 है कहीं, तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 12,000 कौन सा परिवार दे सकता है? तो ये सारे सवाल छात्र समुदाय में लगातार बने रहते हैं। तो हमने जब सोचना शुरू किया इस रूल्स के बारे में, तो फिर अलग अलग चीज़ें भी ये सारी सामने आई कि सुरक्षा का मामला, सच में लोगों को असुरक्षित महसूस होता है, पर असुरक्षा को हम कैसे एड्रेस करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो छोटे में बोलते हैं 3 चीज़ें हमने उठाई थी। एक कि इस तरीके का विभेदिक मतलब डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स नहीं होने चाहिए। दूसरा कि बस रूल्स ना होने या होने की बात नहीं है, जो असलियत में ये निकलते हैं वो असलियत को भी हमें बदलना होगा। तो सबके लिए छात्रावास होना चाहिए, और वो छात्रावास सस्ता होना चाहिए और सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि छात्रावास मिलने से भी जिस तरीके के कंडीशंस में मिलता है, मतलब खाना नहीं देते, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, तो असम्मानजनक छात्रावास नहीं है, सस्ता होना चाहिए और सम्मानजनक होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में और हर कॉलेज में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए जो यौन हिंसा और अलग अलग तरीके के हरासमेंट को वो एड्रेस करे, ताकि असुरक्षित होने का जो असली अनुभव है छात्राओं का वो बदल सके, और उनको बंद करने की जगह वो असुरक्षा को चुनौती दे सके आगे बढ़कर, उस दिशा में हम इसको लेकर के जाएं। और चौथा कि जो ज़्यादातर आज का जो मतलब आज की जो वास्तविकता है कि ज़्यादातर लोग पीजीज़ में रहते हैं, और पीजीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब समस्या भी है, रेंट भी हाई है, और कोई भी तरीके की उन पे रोकथाम कुछ नहीं है। तो उसको यूनिवर्सिटी रेगुलराइज करे, और जामिया, AUD, DU, JNU, NLUD जो लॉ यूनिवर्सिटी है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे जो इससे जुड़े हुए, मतलब उस समय साथ आए, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे आंदोलन का दायरा और चरित्र भी बहुत बदलता गया। तो पर शुरुआत कुछ इस तरीके की है। तो आपके जो ये पूरा आंदोलन है उसकी किस तरह का आपको दिक्कतें आती हैं? क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? क्या जो कॉलेज है वो आपको सपोर्ट करता है? ये तो मतलब एक्चुअली जब हमने शुरू भी करा था, तो एक्चुअली शुरू में तो बहुत दिक्कतें आती थी, मतलब मतलब अभी भी उस तरीके से काफ़ी, मतलब हम एडमिन के सामने एक्चुअली में जाकर डेमो कर पा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं बिना टारगेट हुए बिना, ये तो मतलब होता ही नहीं है। टारगेटिंग बहुत होता है, मतलब और जामिया में जैसे शुरू भी जब हुआ था, जामिया में उस तरीके से हॉस्टल्स में जो एक डर का माहौल भी जो बनाया हुआ है, ये मतलब ये डर का माहौल ऐसे ही नहीं बन गया है। एक्चुअली में हुआ भी है कि जब लड़कियां वहाँ पर कोई भी इशू पर जब बाहर आती हैं तो एडमिन टारगेटिंग करता है, और टारगेटिंग इस तरीके का होता है क्योंकि, और उस तरीके से बनाया भी गया है। जैसे हॉस्टल में अलग अलग हॉस्टल्स का आप देखेंगे तो हर एक साल इंटरव्यू होना ये होता ही है, तो इंटरव्यू में उस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें अगर आप एडमिन अगर देखता है कि आप एक्टिव हैं, मतलब ये सिर्फ
मतलब ये नहीं कि सिर्फ पिंजरा तोड़ में एक्टिव, जनरली अगर आप यूनिवर्सिटी में एक्टिव है, जैसे जामिया जैसे एक यूनिवर्सिटी में आप नज़र में, मतलब एडमिन आपको नज़र में रखता है कि ये कोई कैसी छात्र है। हाँ, वो स्पॉट करते हैं अलग, जैसे हॉस्टल आपसे छीना जा सकता है या तो आपके ग्रेड्स अफेक्ट हो सकता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो टारगेटिंग जिसके क्योंकि ये सिर्फ मतलब एक तो एडमिन से टारगेटिंग हो रहा है और कॉलेजेस में अलग अलग टीचर्स भी देखते हैं कि कौन एक्टिव है, कौन आवाज़ उठा रहा है, तो अलग अलग टारगेटिंग का सामना करना पड़ता है। तो आपको जब इस तरह का होता है कि एडमिन आपको नज़र में रखता है, आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपके फैमिली तक बात जाएगी, वो बोलेंगे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, तो इस तरह के से प्रोटेस्ट करने में इसमें आप लोगों को डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, क्योंकि जो डिमांड्स है पिंजरा तोड़ का वो बहुत जेन्युइन है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन से टारगेट भी होता है तब वन थिंग गुड अबाउट पिंजरा तोड़ इज़ कि एक सपोर्ट सिस्टम है बाहर और मीडिया का भी कवरेज मिलता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन भी जब स्टेप लेता है, दे ऑल्सो थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग समथिंग, बिकॉज दे नो दे विल कम इन द मीडिया लाइमलाइट एंड दे ऑल्सो नो दैट पिंजरा तोड़ डिमांड्स आर वैलिड। जैसे हमारा एलिसा का वार्डन, वो जैसे हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स का जो है वो ये सपोर्ट करती है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी और हायर अथॉरिटी का प्रेशर है तो वो भी स्टेप नहीं ले सकती। लेकिन जैसे एज फार एज रूल्स आर कंसर्न, दीज आर रूल्स विच हैव बीन कंटिन्यूइंग ऑन फॉर जनरेशंस, तो ये एक दिन नहीं तो एक महीने में जाने नहीं वाला। तो जैसे एलएसआर में हमारा वार्डन, शी कॉल्स फॉर अ GBM एंड शी engages in a conversation where she asks the girls that do you want curfew or do you not want curfew, and as she said ki girls come from various backgrounds, so there are still a large population of girls within universities who say that curfews are important. There are large majority of girls जो backward रीजन से आती है, जिन लोगों को कर्फ्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, देयर मेन इम्पॉर्टेंस इज़ टू गेट चीप हॉस्टल्स. So because the seats are so less, like in our college, it's a college of 3,000 girls, but they have only 300 seats. तो हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल है. इधर साउथ दिल्ली में PGs इतना एक्सपेंसिव है, जैसे इधर आपको 15,000 के कम PGs ही नहीं मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से टारगेट होता है, टारगेट हॉस्टल से भी होता है, पेरेंट्स से भी होता है, लेकिन हमें कैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये डिमांड्स बहुत वैलिड है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डिमांड्स आर नॉट ओनली फॉर अस, इट इज़ फॉर द कमिंग जनरेशंस हु कम इनटू यूनिवर्सिटीज़ टू स्टडी. तो ये जो फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है? तो ये फैमिली सपोर्ट भी आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो उस पर भी डिपेंड करता ही है. तो मैं पर्सनली बोल सकती हूँ, तो मेरा फैमिली को पहले पता भी नहीं था कि मैं इस तरीके के एक्टिविज़म में इन्वॉल्व हूँ. जब जाके उनको पता चला, पहले उनको यही लगा कि व्हाट इफ़ तुम्हें हॉस्टल से निकाला गया, व्हाट इफ़ तुम्हारी वार्डन तुम्हारे अगेंस्ट चला गया. तब मेरा आंसर यही था कि हम वैसा काम नहीं कर रहे जो यूनिवर्सिटीज़ को मतलब टारगेट कर. निकाला भी गया है? निकाला नहीं गया, तो ये लोग घर में डरते हैं कि वैसा करा जा सकता है. लगता है कि कभी निकाल देंगे कॉलेज से इस तरह. क्योंकि जब हॉस्टल में इंटरव्यू भी होता है, बहुत सारे हॉस्टल्स में पूछा जाता है कि तुम हो क्या इस पिंजरा तोड़ से जुड़े हो या फिर किसी भी एक्टिविज़म में जुड़े हुए हो, ये सब पूछते ही है पहले. मतलब उसके हिसाब से तुम्हें हॉस्टल सीट मिलना या ना मिलना वो भी मायना रखता है. तो इस मामले की वजह से मेरे घर में थोड़ा उनको लगता है कि ओके ये एक्टिविज़म कर रही है तो इसको मुश्किल हो सकता है हॉस्टल में जीना या फिर कुछ भी करना. तो ये सब फैमिलीज़ भी आजकल अंडरस्टैंड करने लगी, क्योंकि अगर कॉलेज ख़त्म हो रहा है 5:30 पर मुझे कोचिंग जाना है, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ, मुझे हायर स्टडीज़ के लिए कोचिंग जाना है जो यहाँ से दूर होगा और रात के 8 बजे तक होगा. मगर हॉस्टल गेट बंद हो जाता है 7:30, तो वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ओके यू आर फाइटिंग फॉर ए गुड कॉज. सो ये पढ़ाई की बात ही नहीं होता, एक लड़की को बाहर जाने का, घूमने का, किसी भी चीज़ के लिए भी कर्फ्यू वजह से उसको रुकना पड़ रहा है, अंदर ही लॉक होना पड़ रहा है. जैसे मेरी बहुत सारे दोस्त हैं जो सस्पेंड हो गए हॉस्टल से क्योंकि वो लेट आ गए. मतलब 9:30 का लेट नाइट परमिशन मिलता है, वो बहुत कम होता है मंथ में. लेट नाइट परमिशन वो 10 बजे तक होता है, पहले 9:30 तक होता था. आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल वो 10 बजे तक बढ़ गया. तो
10 बजे के बाद जो भी आते हैं उनको सस्पेंड करते हैं या फिर उन पे एक्शन लिया जाता है, उनको पनिश करते हैं लेट नाइट या नाइट आउट्स कैंसिल करके। मतलब ये सब रूल्स हॉस्टल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप बोलो तो कि हम वैसे ही पार्टी करने गए, वो बोलेंगे तुम पार्टी करने के लिए रूल्स ब्रेक कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी भी वुमेंस कॉलेज में इतना फेमिनिज़म पढ़ा के भी वो लोग पीछे जा रहे हैं। दूसरा, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी एक्सेस बोल सकती हूँ। लाइब्रेरी बंद हो जाता है 8 बजे पूरा कॉलेज में, और हॉस्टल के लिए एक अलग गेट होता है, वो भी 9 बजे या 9:30 बंद हो जाता है। हमारा हॉस्टल एक छोटा सा बिल्डिंग है जिसका 2 डोर होते हैं। जो एक मेन डोर होता है उसके लॉन का एक्सेस होता है, अगर मेन डोर बंद भी हो तो। एक दूसरा हॉस्टल डोर होता है जिसके अंदर आप कुछ भी हो जाए अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब ये एक एर्थक्वेक आया था और बहुत सारे फायर एक्सीडेंट। एक अभी एग्जांपल देते, रिसेंटली एक एर्थक्वेक आया था। मेरे दोस्त पीजी से वो भी बोल रहे थे कि सब लड़के अंदर बंद थे, क्योंकि पीजी भी बंद होते हैं, हॉस्टल भी बंद होते हैं। हमारे पास एक इमरजेंसी एग्जिट है जिसका लॉक एक वार्डन के पास होता है। एर्थक्वेक 30 सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है। हमें वेट करना होगा कि वार्डन आके डोर खोले तब हम भागे बाहर। 30 सेकंड्स तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब ये लोग हमें फायर ड्रिल करवाते हैं रात को 2 बजे, क्योंकि आप लोग सेफ रहना, ये सब करके ड्रिल करवाते हैं। अगर असली में वो ड्रिल में भी वार्डन आती है, डोर खोलते, तब हम भागते हैं। तो असली में ऐसा नहीं होगा ना। तो ये सब वैसे रूल्स है। आप इतने बड़े कॉलेज में, वुमेंस कॉलेज, इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट, फेमिनिज्म पढ़ा रहे हो, पर रूल्स तो आपके ऐसे ही रह गए अभी तक। तो आपको जो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो पूरी आज़ादी आ गई है लड़कियों को, और कितनी आज़ादी, तो आपको लगता है कि कुछ अभी आज़ादी आपको मिली नहीं है या मिल गई है? आज़ादी मुझे लगता है कि पहले लोगों की सोच से भी मिलना चाहिए। जैसे कॉलेज की अथॉरिटी बोल रही हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे एसआरसीसी का बात करूँ, उसमें बॉयज़ को कोई डेडलाइन ही नहीं है और लड़कियों को 7 बजे बंद होना अंदर लॉक करना पड़ता है। और एसआरसीसी ऐसा कॉलेज है कि सारे लड़के एमबीए करने के लिए वो करते हैं या फिर जीआरई जीमैट देने के लिए होते हैं, पर वो अंदर ही रह जाते हैं। तो बाद में जाके प्लेसमेंट सीज़न आएगा या फिर हायर स्टडीज सीज़न आएगा तो लड़के ही आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आज़ादी सोच से मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो सोच अभी तक नीचे ही है, नहीं मिला आज़ादी लड़कियों को सोच से, मुझे लगता है। तो जैसे कि आप लोग ये जो पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद आपकी आगे क्या कुछ मांगे रहेंगी और किस तरह से आप लोग काम करेंगे? नहीं, अभी तो हमारी जो 4 मांगे जिसके बारे में बताया वो तो अभी वही मांगे हैं, और उसके लिए तो अभी लंबी लड़ाई है। अभी तक एक्चुअली यूजीसी का सर्कुलर आया था और यूजीसी सर्कुलर में साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई भी एडमिन, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज मतलब रूल्स जो है डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स नहीं बना सकता है। आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट जो कॉलेजेस में हो रहे हैं उस मतलब एक कमेटी बनाना है, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करना है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये यूजीसी का सर्कुलर आया और उसमें साफ लिखा है कि अगर आप ये इसे नहीं मानेंगे तो यूजीसी आपका फंडिंग रोक सकता है, एफिलिएशन रोक सकता है। तो ये तो मतलब इस सर्कुलर के आने के बाद भी कोई भी कॉलेज ने अभी तक इसे माना नहीं है। तो अभी तो हमारा यही है कि बेसिकली ये एडमिन जो है हमारी जो मांगे पूरी करे। आपको लगता है कि जो सावित्री बाई फुले ने लड़ाई लड़ी, काफ़ी लंबी लड़ाई, और उन्होंने इतना संघर्ष किया कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो उन पे पत्थर फेंके जाते थे, गंदा कीचड़ फेंका जाता था, तो क्या उनका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच रहा है? लड़कियां उसे समझ रही हैं? ये बात कि आज हम लोग इतने सारे लोग छात्राएं हैं, हम लड़कियां हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, ये तो अपने आप में सावित्री बाई का जो काम रहा, उनका जो मैसेज रहा, उसका एक मूर्त रूप है हमारे जीवन में। अगर उन्होंने उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो शायद हम लोग यहाँ बैठ कर के ये बात नहीं कर रहे होते। पर साथ में मुझे ये भी लगता है कि सावित्री बाई का पूरा जो सोच था, उसकी जितनी गहराई थी वो, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो करनी बाकी हैं, जिससे दरअसल हम जिस तरीके का सोच था सावित्री बाई का, उसको हम लोग सच में आज वास्तविकता बना सकें। क्योंकि वो बस ये नहीं कह रही थी कि हाँ लड़कियों को पढ़ना चाहिए, बट क्या पढ़ेंगी लड़कियाँ, शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। जैसे
सावित्रीबाई के स्कूल में जो विषय पढ़ाए जाते थे और उस समय जो ब्राह्मणवादी जो शिक्षा प्रणाली थी, जो उसमें विषय पढ़ाए जाते थे, उसमें भी एक अंतर था। तो लोगों के जीवन से जुड़े हुए विषय उनके स्कूल में पढ़ाए जाते थे। तो आज जब हम पिंजरा तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे आंदोलन के लिए ये भी है कि तोड़ेंगे तो हम हैं, पर इस पिंजरे से निकल के हम किस तरीके के समाज में जाएंगे, किस तरीके की यूनिवर्सिटी हम चाहते हैं या किस तरीके का माहौल हम चाहते हैं, उसका निर्माण करना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज जिस तरीके का दबावपूर्ण और जिस तरह का ऑप्रेसिव ढांचा है उसको तोड़ना। जो सीख मुझे लगता है सावित्रीबाई के संघर्ष से हमें बहुत ही सीधे तरीके से भी मिलती है कि वो बस ये नहीं कह रही थी कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए, पर वो ये भी कह रही थी कि हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी छात्रा होने के नाते, उनके संघर्ष के कारण पढ़ पाने के नाते, बस पढ़ पाने पर ना रुक जाएं, पर अपनी शिक्षा को और इस मौके को उस दिशा में ले जाएं कि एक नया समाज, एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के दिशा में जा सके। और जैसे हमारे देश का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से असमानता पे है, गैर बराबरी पे है, ठीक है। आपको भी पता है जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, धर्म को लेके बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं। तो जो अभी जो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है कुछ कम हुआ है या बढ़ा है? तरह तरह के जो अलग अलग बैकग्राउंड से लड़कियां आती हैं, तो उनको अभी देख के आपको लगता है कि कुछ ये डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है, कुछ लगता है? या फिर लड़कियों को के फैसले हैं ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के, वो लेने का भी अधिकार मिला है? मैं एक डिस्क्रिमिनेशन हॉस्टल सेटअप में बात करती हूँ। पहली बात हमारे कॉलेज में ओबीसी कोटा भी नहीं है हॉस्टल में। तो मतलब ये बात सबको पता है कि ओबीसी कोटा है ही नहीं, तो कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही? कोई भी अभी तक क्वेश्चन नहीं किया अथॉरिटीज़ की तरफ से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हुए बोलते हैं कि अथॉरिटीज़ के पास चलो, अथॉरिटीज़ बोलते हैं कि ये तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन अभी सरकार ने एक और भी बनाया है नया, ओबीसी आरक्षण को लेके नया आयोग बन रहा है, तो उसमें भी ये है कि आपको वो जो जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियां जिनको मैं जानती हूँ, वो एलएसआर सीट नहीं लिया जस्ट बिकॉज उनको हॉस्टल नहीं मिला। वो जो बहुजन औरतें इतना मुश्किल से इतना दूर आते हैं जस्ट बिकॉज उनको हॉस्टल नहीं मिला। उनकी पेरेंट्स यहाँ जो भी नेशनल पार्क आप एरिया देख रहे हो, ये सब 12,000 15,000 से नीचे आपको नहीं मिलेगा पीजी रेंट। तो उनकी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनको इतना बड़ा कॉलेज से सीट वापस लेना पड़ा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं आरक्षण को लेके। अभी भी हमें सवाल उठाने पर भी हमें बैकलैश मिल रहा है। और दूसरी बात, हम लड़कियों की सोच तक ही जाए, हॉस्टल में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना पड़ता है। मतलब फर्स्ट ईयर में जब हम हॉस्टल एंटर करते हैं, अगर आप 10 लोगों को हॉस्टल मिला और किसी 2 को नहीं मिला, और 10 लोगों में से 2 लोग SC ST कोटा से आते भी है, उनको हमेशा ये फेस करना पड़ता है, अरे इसको तो ऐसे ही मिल गए। तो ये सब सोच, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया, सोच से आज़ादी, ये भी मायना होता है कि लोग ऐसे बोलते ही है। इवन कॉलेज की लेवल पे भी हमें हमेशा ये सब कुछ झेलना पड़ता है। जैसे हमारे कॉलेज में पीपल इन द पोजीशन ऑफ पावर में जो भी है, वो लोग हमारे सामने बोल रहे हैं कि क्वेश्चन किया था हमने कि टीचर्स अच्छे नहीं थे, अच्छे टीचर्स दो हमें, जो नए अपॉइंट हुए थे वो हमारे लिए अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या करना, हमें तो SC ST OBC कोटा से भरना होता है। तो जो अथॉरिटी, तो देखिए आप ये एक मानसिकता देखिए, रिजर्वेशन जो है उसको लेके बहुत सारी लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे ही मिलता है, और जाति जो है वो अभी चली गई है, अब की कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन को लेके जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है या उनको जो कॉलेजेस में जगह मिलती है, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके लिए कितनी ज़रूरी है। कि वो अगर एडमिशन नहीं लेगा, वो नहीं पढ़ेगा, तो उसको उसी काम में हज़ारों साल पुराना जो कर रहा है उसी में उसको जाना पड़ेगा। और आपने इनके मुंह से भी खुद सुना कि टीचर्स, अथॉरिटी ये बात बोलती है, टीचर्स ये बात बोलते हैं कि हमें भी SC ST OBC से लेना पड़ते हैं टीचर्स, इसलिए वो अच्छे नहीं है। तो रिजर्वेशन को लेके बहुत लंबी बहस है, और ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है। और क्लास लेवल पे कॉलेज और क्लास लेवल पे एक बोलूँ
तो मतलब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, एक बहुजन या फिर कोई SC ST या फिर कोई बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं फील होता, क्योंकि यहाँ सब लोग दिल्लीइट्स होते हैं जो क्लास में बहुत अच्छे बोल पाते हैं, वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से और बोल पाते हैं, और टीचर्स भी उन्हीं को मौका देते हैं। जैसे मेरे डिपार्टमेंट, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे हुआ फर्स्ट ईयर में जापान जाने का एक मौका मिला था लोगों को। तो हम सब जो भी बाहर से आए हैं, हम सब थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थे पहले, क्योंकि हमको ये सब दिल्ली नहीं आता, हम इतनी नॉन प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते, तो हम इतना इंग्लिश बोलना नहीं आता था पहले। तो ये सब बातें थे, तो टीचर्स हम एक्सपेक्ट करते कि हमें अंडरस्टैंड करें, उन्होंने बिना कुछ हमें पूछे कंसेंस ली है, सिर्फ 10-15 लोगों को सेलेक्ट करके उनको लेके गए जो इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, जो दिल्लीइट से, जो अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हैं। तो ये सब चीज़ें अभी भी रहते हैं, मायने रखता है अभी भी। जितना सावित्री माई ने इतना लड़ाई किया, फिर भी अभी भी लोग हैं, सोच नहीं बदला। हमारा फेसबुक पेज है पिंजरा तोड़ ब्रेक द हॉस्टल लॉक्स, और अगर कोई भी संपर्क में आना चाहे तो उस पेज के माध्यम से आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किस किस तरीके का काम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने कॉलेज में अपनी पहल से जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकजुट हो पाए, एक दूसरे के संपर्क में आ पाए। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ रही है हमारे आंदोलन के बारे में, और शायद उसका सबसे ज़्यादा मजबूती भी वैसे है। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। तो जो लड़ाई है ये हज़ारों सालों की लड़ाई है, लेकिन ये जो लड़कियां हैं इन्होंने ठान ली है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे, और हम अपने अधिकार जो है वो खुद अपने दम पे लेके रहेंगे। और जितना भी जिस तरह का भेदभाव कॉलेज में होता है, हॉस्टल में होता है, उसके अगेंस्ट ये खड़ी हुई हैं। इनकी जो हिम्मत है उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये जो लंबी लड़ाई है, इनके संघर्ष, ये भी संघर्ष कर रही हैं, सड़क पे आ रही हैं, तो सबको अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब तक लड़के अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो लड़कियां बाहर निकलने में वो एक डर तो होता है, लेकिन इन्होंने ठान ली है कि हम ज़रूर उस मानसिकता को तोड़ेंगे, उससे बाहर निकलेंगे। और ये एक अच्छा संकेत है कि जो लड़ाई है जो सावित्री बाई फुले ने शुरू की, वो अब लड़कियों तक पहुंच रही है, उस पर काम हो रहा है। ये अच्छा संकेत है, ये देश में जो बराबरी की ओर ये लड़कियां बढ़ रही हैं। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।